जो भी है ना, चेंज इन व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। अब जो फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी पे स्पीड पे बेस करता हुआ फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अगर पावर के ऊपर कोई चीज है वो बदल देंगे तो पावर के हिसाब से चेंज आता है मेन इसमें। अगर डबल हुई है तो डबल का पावर 2 है तो उसका दो डबल का पावर क्या होगा, 2 डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना, ट्रिपल है तो 3 का पावर स्क्वायर, स्क्वायर के हिसाब से सोचिए कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स। हाफ हुई है तो हाफ का स्क्वायर क्या होता है, 1/4, तो 1/4 हो जाएगी। 1/3 हुई है तो 1/3 का स्क्वायर क्या होता है, 1/9, 1/3 का स्क्वायर करें तो 1/9, तो 9 टाइम्स कम हो जाएगी। तो जब भी आपको जिंदगी में जो फार्मूला बेस कोई चीज डबल होती है, ट्रिपल होती है, तो अगर कोई स्क्वायर में या पावर में, क्यूब में है, क्यूब में, तो उसी हिसाब से उसको हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसी हिसाब से स्क्वायर रूट लेते हैं, समझ में है। और अगर बिना पावर के है तो अगर वो डबल हुई है तो जो जो जिसका फॉर्मूला वो भी डबल हो जाएगा। अगर ट्रिपल हुई है जिसका फॉर्मूला है वो भी 3 टाइम्स हो जाएगा। अगर हाफ हुई है तो जो चीज निकालना है वो भी हाफ हो जाएगी, जो बिना पावर के। अगर पावर के साथ है तो वो पावर के हिसाब से चेंज आता है। ये ध्यान से समझ में आएगी, तुम्हारे काम आएगा। दूसरा तरीका ये रफ पे निकाल लो कि भाई स्पीड जो है उसको आप x वो मान लो, मिसाल के तौर पर x मान लो। चलो तो पहली स्पीड क्या हो जाएगी डबल होने से पहले, हाफ एम एक्स स्क्वायर। अब ये डबल हो गई, x का मतलब कितना हो गया, 2x। तो जो सेकेंड स्पीड है काइनेटिक एनर्जी नंबर 2 वो हो गई हाफ एम 2x का स्क्वायर। कितना हो जाएगा वो, हाफ एम 4x स्क्वायर। अब जो चेंज हुआ उसको फ्रैक्शन को निकाल दो, डिवाइड कर दो ओरिजिनल से। ओरिजिनल हमेशा नीचे आएगा, याद रखना। तो काइनेटिक एनर्जी नंबर 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी नंबर 1, जो पुरानी वो नीचे आएगी, क्या हो जाएगी, हाफ एम 4x स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, और आपने कोई नंबर भी लिया तो डोंट इज मल्टीप्लाइड, स्क्वायर कर लो। अगर कोई नंबर लिया 5 लिया तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, वो कर लो। और x की फॉर्म में लिया तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कीप इट एज इट इज, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएंगे। हाफ एम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, क्या बचा 4। तो स्पीड अगर डबल हो गई तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा ना, तो ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी पहली वाली 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं के काइनेटिक एनर्जी नंबर 2 जो होगी प्राइमरी काइनेटिक एनर्जी इंटू 4, यानी 4 टाइम्स तो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ये रफ में निकाल के आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होते हैं, वहां कैलकुलेशन नहीं करनी होती, दे जस्ट आस्क द आंसर। अब पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो mgh है, यहाँ पे mgh स्क्वायर में नहीं है। मास डबल होगा पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, मास आधा होगा पोटेंशियल एनर्जी भी आधी हो जाएगी। हाइट डबल होगी पोटेंशियल एनर्जी भी डबल हो जाएगी, हाइट आधी होगी पोटेंशियल एनर्जी भी। ये याद रखना, ये तुम्हारे आगे भी काम आएगा। ये याद रखो, अगर फार्मूले के अंदर स्क्वायर है, क्यूब है, तो अगर चेंज आ रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो उस स्क्वायर के हिसाब से हम सोचेंगे। यानी जैसे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के हिसाब से सोचेंगे, डबल हो रहा है तो 2 का स्क्वायर, ट्रिपल हो रहा है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अगर मान लो दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, जैसे हमारा उसमें आता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर क्या फॉर्मूला है, क्या mg इंटू m1 इंटू अपॉन जी स्क्वायर। अब वो कहता है एक मास 4 टाइम्स हो गया, दूसरा 6 टाइम्स हो गया, और डिस्टेंस डबल हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब बड़ा कंफ्यूजन होगा, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। रफ के ऊपर जो मास, इसको 1 मान लेंगे, पूरे को क्या मान लेंगे हम
जो मास 4 टाइम्स हो गया उसे 4 कर दो, डबल 4 टाइम्स हो गया। दूसरा मास जो है वो 6 टाइम्स हो गया, इंटू 6 कर दो। डिस्टेंस डबल हो गया, डिस्टेंस, तो यहां देखो स्क्वायर आ गया, आ गया ना स्क्वायर। तो डबल का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर करें क्या होता है, तो वो स्क्वायर में लिख दो, और जो फाइनल आंसर आएगा उतनी आपकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, जो भी आंसर आएगा रफ में निकालने। समझ में आई ना बात। खाली डिस्टेंस से चेंज आ रहा है, डिस्टेंस 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो अब रफली करेंगे आप, 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो स्क्वायर कितना होगा 3 का, 9, और ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में अगर 9 आएगा तो चीज 9 टाइम्स 1/9 पड़ेगी उसको, तो क्या हो जाएगी 9 टाइम्स घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्या हो जाएगी, क्योंकि अपॉन में आ रहा है। अपॉन में जब कोई चीज आती है बढ़ती है तो वो आंसर कम हो जाता है, तो मालूम है ना, डिवीजन में अगर नंबर बढ़ेगा तो आंसर कम हो जाएगा। डिस्टेंस 4 टाइम्स बढ़ रहा है, तो अब यहां स्क्वायर में डिस्टेंस दे रखा है, बाकी चीजें सेम है, तो स्क्वायर में डिस्टेंस दे रखा है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 16 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, अपॉन में, ऊपर होगा न्यूमरेटर में तो मल्टी बढ़ जाती है। डिस्टेंस 4 टाइम्स कम हो रहा है, डिस्टेंस 4 टाइम्स, अब 4 का स्क्वायर इसको 1/4 कर लेंगे, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/16, 1/16 लिखेंगे तो 16 कहाँ जाएगा ऊपर, फ्रैक्शन में जब 1/16 लिखेंगे तो 16 ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब है फोर्स 16 टाइम्स बढ़ जाएगी। आ रही ना बात समझ में, जब वो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो रहा है तो वो 4 का स्क्वायर नीचे आ रहा है, और जब 1/4 हो रहा है तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 होता है, वो हम नीचे लिख रहे हैं, डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। डिनोमिनेटर में जब फ्रैक्शन लिखते हैं तो वो मैथ्स के रूल के हिसाब से 16 ऊपर आ जाएगा, फ्रैक्शन जो है, बात समझ में आई नहीं आएगी, 1/4 का मतलब 16, पहले तो 1/4 का स्क्वायर कर दो रफ के ऊपर, कितना हो गया 1/16। अब देखो कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। अगर डिनोमिनेटर में लिखना है तो 1/16 लिखेंगे तो 16 कहाँ जाएगा ऊपर, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी उनका डिस्टेंस। वैसे भी जब चीज करीब आती है तो फोर्स बढ़ जाती है, जैसे मैग्नेट की तरह सोचो, मैग्नेट जब करीब आएगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, दूर जाएगा तो फोर्स घट जाओ। तो अगर दिमाग में प्रॉब्लम आए तो मैग्नेट की तरह सोचो, आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब मास जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया, क्या है मास, एक मास वही देता है, एक मास 4 टाइम्स कहां पे आ रहा है मास, न्यूमरेटर में, सेम वे में रेशियो में होगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 4 टाइम्स बढ़ेगी घटेगी, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में, बस में मास 4 टाइम्स कम हो गया, मास 4 टाइम्स, अब स्क्वायर नहीं करना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 4 टाइम्स कम, यानी 1/4 हो गया, कितना हो गया 1/4, तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे तो 1/4 कहाँ जाएगा, 1/4 होगा तो कहाँ जाएगा 4, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर में, भाई यहाँ पे m की जगह 1/4 लिखेंगे तो 1 ऊपर ही जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो वो उल्टा हो जाता, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो ऊपर का न्यूमरेटर वही रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो मास 1/4 हो गया, इसका मतलब है 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, घट जाएगी। Are you understanding? क्योंकि 4 नीचे आ रहा है, इस अंदाज से आप सोचेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको इसमें 10th में बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि 10th में तो बोर्ड का एग्जाम होगा। अब बोर्ड के एग्जाम के अंदर जो सवाल आते हैं इसी तरह घुमा के आते हैं, वहां जो पहले तो 1-2 क्वेश्चन आते थे घुमा फिरा के, अब 75% 80% क्वेश्चन जो होते हैं उनमें कोई ना कोई ट्रिक होती है। अब वो ट्रिक यही होती है, बस तो ध्यान से हम उसको सोचेंगे तो हम उसका आंसर आसान होते हैं, अगर ठीक समझ में आ जाए तो फिर वो आसान लगते हैं। फॉर्मूला रफ में लिख लिया, अब ये देखो स्क्वायर में है, क्यूब में है, तो क्यूब करके सोचेंगे, समझ में आया ना। अब अगर वो वर्ड क्यूब करके हमने सोचा 3 का क्यूब 3 टाइम्स बढ़ गया, क्यूब में है तो 3 का क्यूब करेंगे, 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 27। अब 27 अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो उतने टाइम्स कम हो जाएगा, और 27 ऊपर मल्टीप्लाई में आ रहा है उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। भाई ये सोचना है,
तो दिस आई वांट टू टेल यू कि जो आपका टेस्ट होगा उसमें इस टाइप के भी क्वेश्चन होंगे, ताकि आप आसानी से कर सकें, ताकि आप प्रैक्टिस हो जाए। और 4-4 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के होंगे, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में, जो जनरल टेस्ट हम पूरे सिलेबस में से लेते हैं। एंड दैट विल बी ऑन नेक्स्ट मंडे। एक पीरियड होगा काय का, केमिस्ट्री के टेस्ट का, और एक पीरियड होगा मैथ्स उसका, फिजिक्स के टेस्ट का। बात समझ में आ गई? लास्ट टाइम हमने वो कराए थे, क्या कराए थे, जो लास्ट पार्ट था हमारा चैप्टर का, याद है कुछ? है, मैं बता दूं क्या क्या कराया था हमने। व्हाट यू आर डूइंग, सन प्रॉपर्टीज कर रहे थे। तो हमने प्रॉपर्टी क्या डिस्कस करी थी, क्या नाम, वेवलेंथ। क्या डिस्कस करी थी? वेवलेंथ की जनरल डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव पार्ट, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड याद रखना है, विच आर इन सेम फेज ऑफ मोशन। सेम मतलब कंटिन्यूअस और सेम फेज, मतलब एक जैसा मोशन होगा। अगर एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव भी कहाँ जाना चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव इसलिए कहते हैं उस जैसे 50वें पार्टिकल होंगे, तो हमें कॉन्टिन्यूअस दो जो है उनको लेना है, बीच में कोई ऐसा पार्टिकल छूटे नहीं। द वर्ड कॉन्जिक्यूटिव इंपॉर्टेंट है, छोड़ दोगे तो मीनिंग बदल जाएंगे। अब वो क्रैश में भी जो आपकी है कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, जिसमें क्रैश और ट्रफ आता है, दो क्रैश का डिस्टेंस वो भी यही है ना, दो ट्रफ का डिस्टेंस वो भी यही है। वन कंप्लीट कंप्रेशन एंड एडजेसेंट रेडिफेक्शन, वो भी इसी में आ जाएगा। कंप्रेशन शुरू हो रहा है और जहां रेडिफेक्शन खत्म हो रहा है, कंप्रेशन रेडिफेक्शन दोनों मिलाकर वो वेवलेंथ बन जाएगी। ये बात समझ में आया? बीच में से लेंगे तो वैसे ही सब पार्टिकल दूसरा बीच में से लेंगे, तो इसलिए कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन, वो वेवलेंथ थी। और आप देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या ट्रांसवर्स वेव हो, सबका शेप जो होता है अगर हम टाइम के हिसाब से बनाए तो वो इसी शेप में आता है। समझ में आ गया बात? नहीं आ गई? ये मीन पोजीशन है, तो दो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल मीन पोजीशन पे ले लो, एक ही बात है। एक वेव जो है वो पूरी कब होती है? जब क्रैश और ट्रफ दोनों आ जाए, जब कॉम्प्रेशन और रेडिफेक्शन दोनों आ जाए, यानी जहां से पार्टिकल चला वही उसी जगह पे आ जाए। टॉप से चला तो टॉप पे आ जाए, वहां जाके वेव खत्म होगी। दिमाग समझ में आया? ये देखो वो डेफिनेशन अप्लाई करो, टू पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन, तो ये कहां पर है? टॉप पर। कॉन्जिक्यूटिव ये भी टॉप पर है, तीसरा वाला ये भी टॉप पर है, लेकिन हमें कौन से दो लेने? ये दो लेने, या ये और ये लेने, सेकंड और थर्ड। वन के साथ थर्ड नहीं मिला सकते क्योंकि बीच में एक छूट रहा है, उस जैसा पार्टिकल बीच में कोई छूटना नहीं चाहिए। अब कॉन्जिक्यूटिव सेम फेज, अब देखो ये टॉप पर, ये भी टॉप पर, पोजीशन सेम। ये कहां जाएगा? यहां से टॉप से कहां जाएगा? नीचे की तरफ। ये कहां जाएगा? ये भी नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि टॉप पे तो आ ही चुका है, तो दोनों का मोशन भी सेम है, कॉन्जिक्यूटिव भी है और मोशन भी, इसको कहते हैं सेम फेज, यानी उसी फेज में उसी तरह का मोशन है, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है। आप कहोगे सर ये अगर वेवलेंथ है जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लैम्डा ग्रीक वर्ड है, अब आप कहोगे सर ये कैसे? अब जो कहोगे ये ग्राउंड फ्लोर, ये लो आप मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन से आप इतना आगे बढ़ गए, ये 1/4 है, ठीक है, 1/4 छोड़ के आगे से ले रहा है, तो यहां पे आप कहां ले रहे हैं? ये भी 1/4 है, यहां से यहां तक, तो 1/4 यहां से आगे से लिया, यहां पे 1/4 और आगे तक ले लिया, तो वही तो डिस्टेंस पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर छोड़ दिया हमने शुरू से, तो यहां 2 सेंटीमीटर छोड़ा या 2 सेंटीमीटर आगे तक ले रहा है, तो जो यहां कम होगा तो वहां वही बराबर होगी नहीं होगी? सेम फेज ऑफ मोशन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिमिलरली दे आर इन तरफ आ गए दोनों पॉइंट, in the longitudinal wave the lowest point from the below the mean position, उसको क्या कहते हैं? ट्रफ। तो कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल विच आर इन द सेम फेज ऑफ मोशन, तो दोनों ट्रफ, दो ट्रफ का बीच का डिस्टेंस वो भी वेवलेंथ है, कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस। और अगर 3 ट्रफ हो गए तो वो 3 ट्रफ दो डबल वेवलेंथ हो जाएगा, यहां तक एक और यहां तक 2, कितना हो जाएगा? ये डबल वेवलेंथ से डबल। कॉन्जिक्यूटिव सिंगल वेवलेंथ, अगर हमने एक बीच में छोड़ दिया, अगले में पहुंच गए तो डबल हो जाएगा, एक और छोड़ दिया तो ट्रिपल हो जाएगा।
ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जिसे कहना चाहिए, ये वेवलेंथ की डेफिनेशन दी थी। उसके बाद में आपको दूसरी डेफिनेशन क्या दी थी? फ्रीक्वेंसी दी थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स वो वेव बन रही है। अब नेचुरल बात है, वेव को बनना जो है कितनी दफा बन रही है वो टाइम पर डिपेंड करता है। मतलब आप जितना टाइम बढ़ाओगे उतनी वेव भी ज्यादा बढ़ेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसके लिए टाइम को फिक्स कर दिया, कितना? 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव बनती है? नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, नंबर ऑफ क्या नाम है, नंबर ऑफ वेव फॉर्म इन 1 सेकंड, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कितनी फ्रीक्वेंसी का मतलब एग्जाम देते में वो बहुत फ्रीक्वेंटली मेरे घर आता है। फ्रीक्वेंटली का मतलब ऐसे क्या होगा डेली लाइफ में कि कितनी दफा हो रहा है वो इंसिडेंट, कितनी दफा हो रहा है। भाई उसका फ्रीक्वेंटली एक्सीडेंट हो जाता है, वो थोड़ा सही तरीके से नहीं चलता। तो वर्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। अब नंबर ऑफ टाइम्स टाइम भी आना जरूरी है, कितनी दफा, कितना टाइम हम लें, तो आसानी के लिए क्या कर दिया 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। क्या है? हर्ट्ज। तो इफ देयर इज, बात क्लियर हो गई आपकी नहीं हो गई? इफ वन वेव इज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। इफ 2 वेव आर प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हर्ट्ज। तो हर्ट्ज की डेफिनेशन क्या होगी कि इफ अ सिंगल वेव इज प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज। उसमें हमारा तीसरा आता है टाइम पीरियड। क्या? टाइम। अब देखो, एक होता है टोटल टाइम, एक होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वर्ड जब आ जाए इसको कैपिटल टी से लिखते हैं। इसका मतलब है कि एक वेव में कितना टाइम लगता है, एक वेव प्रोड्यूस में कितना टाइम लगता है। नंबर ऑफ द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस सिंगल वेव, टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सिंगल वेव। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? अब जैसे सवाल अक्सर बोर्ड में आ जाता है कि आपके पानी में रिपल्स आ रहे हैं और रिपल्स में आप वो देख रहे हैं कितने उसके अंदर ट्रफ्स देख रहे हैं आप। तो आपके अगर कॉन्टिन्यूस 20 ट्रफ बने तो 2 ट्रफ का डिस्टेंस किसके बराबर होगा? अभी बताया मैंने, कितना होगा वेवलेंथ। और अगर 20 ट्रफ बने तो 20 वेवलेंथ हो जाएगी। कितनी? 20 वेवलेंथ। अब वो वेवलेंथ जो है वो 10 सेकंड में बनेगी, तो 1 सेकंड में कितनी वेव बनेगी? उसको 10 से डिवाइड करो। नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, उसको टाइम पीरियड कहते हैं और इसका यूनिट है सेकंड। टाइम का क्या यूनिट है? ऐसा यूनिट क्या है? वो यहां पे भी सेकंड होगा, ठीक है। और टाइम पीरियड जो होता है ये फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। यानी सिर्फ फ्रीक्वेंसी का इनवर्स कर दोगे तो टाइम पीरियड निकल आएगा, लेकिन यूनिट बदल जाएगा। मिसाल के तौर पे 10 हर्ट्ज, 10 फ्रीक्वेंसी 10 है, 10 हर्ट्ज, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/, और कितना? सेकंड। हर्ट्ज जब तक वो नीचे लिखा होगा 1/हर्ट्ज। अब 1/हर्ट्ज है वो सेकंड में आ जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, यूनिट बदल जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा? हर्ट्ज की जगह क्या हो जाएगा? सेकंड। ये हो जाएगा। वैसे आप कॉमन सेंस से निकालिए कि 1 सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड कितनी है? मान लो वो 10 है। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड कितनी है? 10। तो अब हम इसको उल्टा कर दें। 10 वेव्स आर प्रोड्यूस कितनी देर में? इन 1 सेकंड। तो 1 वेव विल बी प्रोड्यूस इन हाउ मेनी सेकंड? ऊंची में क्या हो जाएगा? 1/10 सेकंड। एक वेव का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा? ये टाइम पीरियड। बात समझ में आया? अपॉन नंबर वेव इन 1 सेकंड वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। अब 10 की जगह f लिख दो, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकंड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो f फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी देर में पैदा हो रही है? f वेव कितनी देर में पैदा हो रही है? 1 सेकंड में।
एक वेव कितनी देर में पैदा होगी? 1/f, यानी 1/10 की जगह क्या हो जाएगा? 1/f। समझ में आया? और एक वेव जितनी देर में पैदा हो रही है वो टाइम पीरियड कहलाता है। इसका मतलब ये क्या होगा, ये पूरा नंबर टाइम पीरियड के बराबर होगा। तो हम उसको इक्वल टू टी लिख देंगे। तो टी इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसको कैपिटल टी से लिखते हैं। नंबर टोटल वेव्स कितनी पैदा हुई वो स्मॉल टी से लिखते हैं। और यूनिट क्या है इसका? सेकंड। बात समझ में आ गई? हर्ट्ज का हायर यूनिट है किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज वही जो हमारा उसमें चलता है किलोग्राम में। 1 किलो हर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर होंगे? 1000 हर्ट्ज के। वो एसआई सिस्टम जो हमारा सिस्टम है, एसआई सिस्टम, उसमें जो किलो और हेक्टो और डेका और मिली और ये सब चलते हैं वो यहाँ पे भी चलेंगे। तो हर्ट्ज बीच का यूनिट है। इसका जो वो है ग्रेट फादर वो किलो हर्ट्ज है, और इसका जो ग्रेट सन है वो क्या है? मिली हर्ट्ज। तो इनके बीच में ग्राम होता है। टॉप स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? किलोग्राम से, उस फैमिली का। और फैमिली का एंड जहाँ पे हम आप जनरली यूज करते हैं वो कहाँ? जनरली यहाँ तक हम लेके जाते हैं, तो उससे भी कम होती है, उससे भी ऊपर होते हैं। तो अगर ग्राम बीच में है तो एंड में क्या आता है? मिलीग्राम। एक तरफ मिली होता है और दूसरी तरफ किलो होता है। वही सिस्टम यहाँ भी चाहिए। ये बात समझ में आया? तो आपको टाइम पीरियड की डेफिनेशन समझ में आ गई। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं। यूनिट क्या है इसका? सेकेंड। और टाइम पीरियड टी जो होता है वो किसके बराबर होता है फॉर्मूले के हिसाब से? 1/f। और क्या था इसके बाद? एम्पलीट्यूड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एम्पलीट्यूड डिस्टेंस को कहते हैं। कब वो डिस्टेंस कौन सा है बता रहा हूं। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? एसआई डिस्टेंस बोला ना, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट मीटर होगा। आप डेसिमल में लिखो बात अलग है, इतने मीटर, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस अगर होगा तो उसको आप जब मीटर में लिखेंगे तो डेसिमल में लिखा जाएगा। लेकिन एसआई यूनिट क्या है उसका? एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? हाईएस्ट पोजीशन फ्रॉम द मीन पोजीशन, हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द या लोवेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, दोनों इक्वल होते हैं। हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन, अब ये आपकी ये मीन पोजीशन है। अब हाईएस्ट पोजीशन हाईएस्ट डिस्टेंस ये होगा और लोअर डिस्टेंस मीन पोजीशन से ये होगा। तो जितना हाईएस्ट डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से या जितना लोवेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इस पे डिपेंड करता है लाउडनेस, साउंड की वेव। एम्पलीट्यूड तो हर वेव का होता है, चाहे वो साउंड वेव हो चाहे ना हो। लेकिन साउंड के केस में जो एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो लाउड साउंड होगी और एम्पलीट्यूड कम होगा तो स्लो साउंड। अभी हम आएंगे उस पॉइंट को। तो हाईएस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन या लोवेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट मीटर। पॉइंट क्लियर हो गया? अब हम अगले उस पे आ रहे हैं। और कोई इसके बाद है कोई चीज मैंने पिछली दफा लिखवाई थी? अच्छा, अब आइए जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है, जिसमें वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड को अलग से ले रहे हैं, दोनों से एक होगी तो फ्रीक्वेंसी लेंगे जो दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, है ना? एम्पलीट्यूड हो गया। चौथा फैक्टर है वेव वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी? वेव की वेलोसिटी कितनी है? ठीक है? द स्पीड ट्रेवल्ड बाय ए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन सेकंड, 1 सेकंड। वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन है? वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ क्या है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन, स्पीड को डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, और वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 1 सेकंड। तो वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो उसका जनरल फॉर्मूला है तो डिस्टेंस अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन नहीं आती। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज होती है। जो मैग्नीट्यूड जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वही होता है जो डिस्टेंस है। क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट लिख दो या डिस्टेंस लिख दो, एक ही बात है। क्योंकि डायरेक्शन हम इसमें इन्वॉल्व डिस्टेंस अपॉन क्या टाइम, ये वेलोसिटी बनेगी। अब अगर हम एक वेव का डिस्टेंस ले, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड, उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं, नहीं बोलते? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए वेव इन 1 सेकंड, तो वो हो जाएगा वेवलेंथ। और एक वेव कितनी देर में पैदा होती है? कितने देर में पैदा होती है? 1 सेकंड में। यानी द टाइम, इसमें क्या आएगा? अपॉन क्या? 1 सेकंड। 1 सेकंड में एक नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना? और टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 वेव, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस 1 वेव, उसे क्या बोलते हैं हम? तो जो एक वेव का टाइम है वो टाइम पीरियड के बराबर है। टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 वेव क्या कहलाता है? वो टाइम पीरियड। तो वेवलेंथ कितनी देर में पैदा हुई? जितने टाइम में एक वेव पैदा होती है हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। वेवलेंथ का क्या सिंबल है? इसको लैम्डा बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। और टाइम पीरियड का क्या सिंबल है? टी। तो आपको फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। अब ये जो है वेव का टाइम है, टाइम वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी की जगह क्या बोलेंगे इसको हम? वेव वेलोसिटी। अरे समझ लीजिए, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड या लैम्डा बाय टी। ये बात समझ में आ गई? अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा और आगे मॉडिफाई करते हैं। वेवलेंथ तो वही है कि 1 अपॉन टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? अभी बताया 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी। उल्टा कर दो ना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1 अपॉन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? मैथ्स के रूल के हिसाब से। तो यहाँ 1 अपॉन टाइम पीरियड है, किसके बराबर हुआ? फ्रीक्वेंसी के। तो 1 अपॉन टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो आपके फॉर्मूला बन गया वेलोसिटी का, वेव वेलोसिटी का, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड या वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, जो 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के बराबर है। एम्पलीट्यूड नहीं आ रहा इसमें, वेव वेलोसिटी में एम्पलीट्यूड नहीं आता। वेव की वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड तो पार्टिकल का डिस्टेंस है, वो कितना मैक्सिमम दूरी पे जा रहा है। वेव का वेव वेलोसिटी का मतलब वेव कितनी दूर जा रही है। अगर डायग्राम के हिसाब से देखें तो वो वर्टिकल डिस्टेंस है एम्पलीट्यूड, और वेलोसिटी जो है वो कौन सी डिस्टेंस में नापी जा रही है? हॉरिजॉन्टल। कितने जा रहे हैं, कितनी दूर तक वेलोसिटी जा रही है, एक वेव कितनी दूर तक जा रही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव, उसको वेवलेंथ कहते हैं। और उस वेवलेंथ को आपको पता है कि एक वेव पैदा करने में कितना टाइम लगता है? उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम पीरियड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला इससे बन जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि फिर क्या हो जाएगी वेव वेलोसिटी? वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड या वेव लैम्डा बाय टी, कैपिटल टी। और 1 बाय टी किसके बराबर होता है? फ्रीक्वेंसी के। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। अब आपने वेवलेंथ दे रखी है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वेव वेलोसिटी निकल आएगी। वेव वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। यूनिट के हिसाब से देखो ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। यहाँ जब हम आंसर निकालेंगे तब भी मीटर पर सेकंड होगा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कैसे कि फ्रीक्वेंसी जो है 1 अपॉन टाइम पीरियड के बराबर है। यहाँ से आप देखिए, तो वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर होगा, ऐसा यूनिट, और टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड होता है। तो मीटर अपॉन सेकंड आएगा, नहीं आएगा? मीटर अपॉन सेकंड क्या बनेगा? मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर।
फर्क पढ़ दूँ? हाँ जी। अगर क्वेश्चन में दिया है जैसे आपको वेवलेंथ है उसका भी यूनिट मीटर है, एल्टीट्यूड का भी यूनिट मीटर है, तो फिर अगर हमें कुछ दिया है, कोई आपको दिया है जैसे 5 मीटर, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे वो वेवलेंथ क्या है? एक मिनट, वो तो नाम लिखा होगा ना, ऐसे थोड़ी देर जाएंगे। अगर वो कहेंगे वेलोसिटी इतनी है तो वेलोसिटी लेंगे,